साथ कीर्ति बिंदल। भारत ने अपने चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च किया गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा, भारत को बधाई, चंद्रयान ने चंद्रमा की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया कि LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को इसकी सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया है। तो आज श्रीहरिकोटा में मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। आज पूरे भारत में उत्साह देखा जा रहा था। एक बड़ी उपलब्धि भारत की। एक बार फिर से चंद्र अभियान भारत का शुरू हुआ है। इस बार ये चंद्र अभियान सफल रहे, यही सभी कामना कर रहे हैं। और विश्व गुरु भारत अब चंद्र गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सहारनपुर के बाद अचानक मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने अस्थायी स्टेज से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। वहीं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान पूरा हाईवे बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि सीएम योगी का हेलीकॉप्टर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में उतरा। इसके बाद कार से सीएम योगी कांवड़ियों के बीच पहुंचे और उन्होंने पुष्प वर्षा की। इस दौरान कांवड़ियों ने योगी योगी के जमकर नारे लगाए। सहारनपुर में सीएम योगी ने बाढ़ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर शेल्टर होम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मीडिया को ब्रीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ को लेकर सरकार की ओर से तमाम व्यवस्था कराई जा रही है। सहारनपुर, शामली समेत जहां जहां दिक्कतें आई हैं, वहां हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने लगातार जायजा लिया है। राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। खाने के पैकेट लगातार भिजवाए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि और सभी विभाग अलर्ट हैं। इस बाढ़ में जो जनहानि हुई है उन्हें सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को लेकर के कहते हैं, किसान की उत्पाद को एक मार्केट उपलब्ध कराना, बीज से लेकर बाजार तक की इस दूरी को कम करने में सहयोग सरकार करेगी। यद्यपि प्रदेश सरकार प्रदेश के औद्यानिक फसलों के लिए, आम आदि के लिए निर्यात में सुविधा उपलब्ध कराती है और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ एक मार्केट उपलब्ध कराने का एक माध्यम बना है। मॉस्को का ये उदाहरण या बहरीन और दुबई का ये उदाहरण या तमाम यूरोपियन देशों के उदाहरण यहां के किसानों के लिए या बागवानों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं। और उस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 4 स्थानों में पैक हाउस बनाए हैं, मुझे अभी पिछले दिनों वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वाराणसी में 2 टन आम हम लोगों ने उस दिन दुबई के लिए वहां से एक्सपोर्ट किया था, उन्हें रवाना किया था। वाराणसी पैक हाउस से एक कार्यक्रम हुआ। वैश्विक बाजार को टटोलना होगा, वहां पे जाना होगा, वहां पे एग्जीबिशन को आयोजित करना होगा और वहां पे जो हमारे मिशन है इनके माध्यम से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। मॉस्को एक अवसर आपको प्राप्त हुआ, ऐसे ही दुबई और बहरीन एक अवसर प्राप्त हुआ है। यूरोप का बाजार आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां पे हमें जाना होगा। और मैं इस अवसर पर बागवानों से भी कहूंगा, किसान बंधुओं से भी कहूंगा, जो निर्यातक हैं उनसे भी कहूंगा कि वे सभी मिलकर के इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर के दुनिया के बाजार में अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए उस प्रकार का उत्पादन और फिर उसे यहां से एक्सपोर्ट करने की संभावनाओं के साथ जुड़ेंगे
तो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आम महोत्सव उसका एक मंच है। मुजफ्फराबाद से अगली खबर आपको बता दें, महिला डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप। खतौली सीएचसी पर तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी बबीता सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रसव और अबॉर्शन के नाम पर उगाही का आरोप। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीएमओ मुजफ्फरनगर और डीजी हेल्थ से महिला डॉक्टर के कारनामों की शिकायत की गई है। अवैध वसूली को लेकर के सीएमओ से शिकायत की गई। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएमओ मुजफ्फरनगर और डीजी हेल्थ से महिला डॉक्टर के कारनामों की शिकायत की गई। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप। खतौली सीएचसी पर तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी बबीता सिंह पर गंभीर आरोप लगे। प्रसव और एबॉर्शन के नाम पर उगाही का आरोप लगा है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम मुजफ्फरनगर और डीजी हेल्थ से महिला डॉक्टर के कारनामों की शिकायत। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, महिला डॉक्टर पर गंभीर आरोप। खतौली सीएचसी पर तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी बबीता सिंह पर गंभीर आरोप। प्रसव और एबॉर्शन के नाम पर उगाही का आरोप लगा है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएमओ से अवैध वसूली को लेकर की शिकायत की जा चुकी है। सीएमओ मुजफ्फरनगर और डीजी हेल्थ से महिला डॉक्टर के कारनामों की शिकायत की जा चुकी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध वसूली को लेकर के सीएमओ से शिकायत। प्रसव और एबॉर्शन के नाम पर उगाही का आरोप। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता बने हुए हैं लाइव। नीलेश, कई बार अगर महिला चिकित्सा अधिकारी की शिकायत सीएमओ से की जा चुकी है, तो क्या बड़ी वजह है कि अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है? वर्ष 2022 से बबीता के कारनामों को लेकर शासन प्रशासन में शिकायत की जा रही है। सीएमओ मुजफ्फरनगर ने खुद ये स्वीकार किया है कि तमाम शिकायतें उनकी हुई है, धनुवाही को लेकर हो, अवैध तरीके से रोशन कराने को लेकर हो, जिसको लेकर सीएमओ ने भी पत्र लिखा है। भ्रष्टाचार करने के करीब 1 साल गुजर गया और अभी तक डॉक्टर बबीता के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं बताता है कि डॉक्टर बबीता का रसूख कितना है, जिसके बदौलत वो आज भी मुजफ्फरनगर में तैनात है और लगातार मरीजों के साथ वो अभद्रता करते हैं, जिसको लेकर डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य से भी शिकायत की गई, अनुसचिव से भी शिकायत की गई। अनुसचिव ने भी पत्र लिखा है, स्थानांतरण करने की बात कही है। तो तमाम तरीके के आरोप डॉक्टर बबीता के ऊपर लगाए गए हैं, तमाम पत्राचार भी हुए हैं। उसके बावजूद अभी तक डॉक्टर बबीता के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनका स्थानांतरण किया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि लगातार मरीज परेशान है और शिकायतें कर रहे हैं, उसके बावजूद आज तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं आया कि जो कठोर कार्रवाई करके एक संदेश दे सके कि अगर जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ, जनता की भावनाओं के साथ अगर कोई डॉक्टर से वार करता है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हमारे समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जब कोई परेशान और हताश होता है, या तो डॉक्टर के पास जाता है या मंदिर जाकर माथा टेकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो खुद अभद्रता पर उतर आए, वसूली पर उतर आए, तो ऐसे में जो मरीज है वो परेशान हताश होकर जाए कहाँ? क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर यही होता है कि जब भी कोई मरीज परेशान होता है, बीमार होता है, तो सबसे पहले वो सीएचसी की ओर रुख करता है। सीएचसी सबसे ज्यादा प्राथमिक उपचार देने के लिए जो है वहां पर सबसे नजदीकी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला केंद्र होता है। तो ऐसे में डॉक्टर बबीता के ऊपर जो आरोप लगे, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ अहम कार्रवाई की जाएगी? कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कहते हैं कि जहां पर डॉक्टरों के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वो मरीजों के साथ अभद्रता करते हैं, वसूली करते हैं, अवैध तरीके से काम करते हैं, ऐसे में डॉक्टरों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 1 साल का समय गुजर गया, 2022 से लगातार शिकायतें की जा रही है, उसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पूरे मामले में पत्राचार जरूर हुआ है, पत्र लिखे गए हैं, पत्रों में आरोप भी सिद्ध हुए हैं और आरोपों के आधार पर कार्रवाई के आदेश भी हुए, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपा नेता आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उनकी जान को खतरा बताया। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, उनसे जान लेते हैं। आज आजम खान की सिक्योरिटी हटा दी गई, वायु सुरक्षा हटा दी गई, कह रहे जरूरत नहीं है उनको। देखिए, मोहम्मद आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं और इस देश को संवारने में, मजबूत करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में मोहम्मद आजम साहब ने अपना पूरा जीवन दिया। लेकिन जब से बीजेपी आई है, जानबूझ करके मोहम्मद आजम साहब उनके परिवार और विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद आजम साहब के जीवन की सुरक्षा की मांग की है कि मोहम्मद आजम साहब की सुरक्षा न हटाई जाए, बल्कि उनको बढ़ा करके सुरक्षा दी जाए, उनके जीवन को सुरक्षित रखा जाए। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव आज शिवपाल जी से मिले हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कार्यकारिणी टीम की घोषणा जल्दी हो जाएगी, क्या कुछ कहना चाहिए? अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अभी हम लोग भी मिलते हैं, वो भी आते हैं और हम लोग मिल बैठ करके अपनी रणनीति तैयार करते हैं। वो रणनीति अंदर वाली कौन बताएगा, वो तो आप मानी जी से पूछ लीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। ठीक है, क्लास सवाल ले लेते हैं। आरएलडी को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म है, लग रहा है कहीं ना कहीं वो तोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरएलडी चौधरी चरण सिंह जी के विचारों, सिद्धांतों पर चल रही है और समाजवादी पार्टी भी चौधरी चरण सिंह, जो इस देश के महान किसान नेता थे और देश के प्रधानमंत्री, उनके विचारों पर, दोनों के विचार एक है, इसलिए इस तरीके की भ्रामक बातों पर कोई जाएगा। महागठबंधन की बात हो रही है, इतनी बड़ी मायावती जी जो है वो शामिल नहीं हो रहे, उनके बिना महागठबंधन संभव है? गठबंधन और महागठबंधन के बारे में फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। जिस तरीके का वो गठबंधन करेंगे, उस गठबंधन की बात को हम नीचे पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए नरेश उत्तम पटेल जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकारिणी की टीम की घोषणा की जाएगी और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने आज मिलकर बातचीत की है। उन्होंने बातचीत की है कि किस तरीके से नई टीम की तैयारी करनी है और खास करके लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बनानी है, उसको लेकर भी खास बात चल रही है। कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ इसका मिश्रा, न्यूज़ 1।